सुप्रभात बच्चों, हम कर रहे थे पाठ 6 भगवान के डाकिए, इसकी सह प्रसंग व्याख्या, जिसमें हमने पहले का जो पैराग्राफ है, जो अवतरण है, गद्य अवतरण, उसकी हमने व्याख्या कर ली थी और हम आज इसकी आगे व्याख्या करेंगे। सह प्रसंग व्याख्या। आज हम जिन पंक्तियों की व्याख्या करने जा रहे हैं वो इस प्रकार है। हम तो केवल यह आंकते हैं, हम तो केवल यह आंकते हैं। ये दूसरा गद्य अवतरण है। हम तो केवल, और नीचे लिखेंगे बनकर गिरता है, बनकर गिरता है। तो ये इसके बीच में जो 5-7 पंक्तियां हैं वो हम इनकी आज व्याख्या करेंगे। तो जैसे कि हमें पता है कि भगवान के डाकिए, ये कविता किसने लिखी है? प्रसंग में पहले हम लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियां, हमारी पाठ्य पुस्तक। क्या है अपनी पाठ्य पुस्तक का नाम? वसंत। हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत के पाठ 6 से ली गई है। इस कविता का शीर्षक है भगवान के डाकिए। भगवान के डाकिए। कविता के रचयिता श्री रामधारी सिंह, दिनकर है। इन्होंने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए बताकर कविता के माध्यम से यह बताया है कि किस तरह वे प्रकृति के संदेश को
प्रकृति के संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं। उनके लिए संपूर्ण संसार एक समान है। उनकी किसी देश के कोई सीमा नहीं है। मतलब पक्षी और बादल जो भगवान के डाकिए हैं, इनके लिए कोई सीमा नहीं है। ये किस तरीके से अपना एक स्थान से दूसरे स्थान तक संदेश पहुंचाते हैं। अब हम इसकी व्याख्या लिखेंगे। हम तो केवल यह आंकते हैं कि भगवान कवि कहता है कि भगवान के डाकिए जो संदेश लेकर आते हैं, उन्हें हम मनुष्य समझ नहीं पाते हैं। हम तो केवल यह अनुमान लगाते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। हम तो केवल ये अनुमान लगाते हैं कि एक देश की धरती पक्षियों के माध्यम से दूसरे देश को अपनी सुगंध भेजती है। और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर गिरता है और वही सुगंध पक्षियों के पंखों
हुआ और वही सुगंध पक्षियों के पंख पर तैरती हुई एक स्थान से दूसरे स्थान तक फैलती है। कहने का मतलब है कि हम तो पक्षियों और बादल को देखकर ये अनुमान लगाते हैं कि एक देश की धरती पक्षियों के माध्यम से दूसरे देश को अपनी सुगंध भेजती है और वही सुगंध कैसे भेजती है कि पक्षियों के पंखों पर तैरती हुई एक स्थान से दूसरे स्थान तक फैलती है। और एक देश का भाप उसी प्रकार एक देश के महासागरों से के जल से भाप के रूप में जो बादल बनते हैं वे वहाँ का पानी अपने साथ लाकर दूसरे देश में वर्षा के माध्यम से पेड़ पौधों तथा पहाड़ों तक वहाँ का संदेश पहुँचाते हैं। मतलब पक्षी तो क्या करते हैं कि दूसरे देश की सुगंध अपने पंखों पर लाकर और अपने देश तक वहां तक पहुंचाते हैं, ठीक है। और वह सुगंध सबके बीच में फैल जाती है। इसी तरीके से एक देश के महासागरों के जल से भाप के रूप में जो बादल बनते हैं, मतलब मान लीजिए कि अपने देश के अलावा कोई दूसरा बड़ा देश है और वहाँ पर महासागर है, तो वहाँ भी इसी तरीके से भाप बनकर ऊपर बादल बनते हैं।
बादल बनकर उनमें जो पानी होता है तो वो बादल वर्षा ऋतु में यहाँ मान लीजिए अपने देश में या किसी अन्य देश में जाकर वे वहाँ का पानी अपने साथ लाकर दूसरे देश में वर्षा के माध्यम से पेड़ पौधों तथा पहाड़ों तक वहाँ का संदेश पहुँचाते हैं। क्योंकि जब वर्षा होती है तो पहाड़ों पर पेड़ पौधों पर बूंदों के रूप में गिरती है और गिरकर अपना संदेश वहाँ तक पहुँचाते हैं। तो इस तरीके से पक्षी और बादल जो हैं वो अपने संदेश को सब तक, प्रकृति के संदेश को एक महादेश से दूसरे महादेश तक पहुँचाते हैं। उनके लिए कोई भी सीमा नहीं है। वे पक्षी और बादल इन संदेशों को पूरे विश्व में फैलाकर या पहुंचाकर हमें आपसी प्रेम, सौहार्द और भाईचारे का संदेश भी देते हैं। जिस प्रकार इनके लिए कोई सीमा नहीं है, उसी प्रकार हमें भी आपसी मतभेद या भेदभाव को छोड़कर संपूर्ण पृथ्वी को अपना परिवार मानना चाहिए। फिर इस कविता में हमने देखा कि पक्षी और बादलों के लिए कोई भी सीमा नहीं है। वे ये नहीं जानते कि ये किसकी धरती है, किसकी नहीं है। तो इससे हमें ये संदेश मिलता है कि हमें भी आपसी मतभेद और भेदभाव को छोड़कर संपूर्ण पृथ्वी को ही अपना परिवार मानना चाहिए। तो ये दोनों जो अवतरण थे इनकी हमारी यहाँ व्याख्या पूरी हो गई। इसके बाद में हम अगले वीडियो में इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। ये व्याख्या आपको अपनी नोटबुक में करनी है। धन्यवाद।